सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। अभी जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तब से लेकर आपके पास एग्जाम तक ऑलरेडी 1.5 डेज है। ठीक है, ये 1.5 डेज बहुत होते हैं, सफिशियंट है, मेरी बात मानो। अभी तक आपने कुछ करा हो कुछ नहीं करा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी कर आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। देखो, दो कंडीशंस हो सकती है। अगर अभी तक आपने करा होगा तो आपका जीएसटी पूरा हो गया होगा, और अगर अभी तक कुछ नहीं करा है तो क्या करना है। जीएसटी अगर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है तो अब आपका टारगेट है कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। मैं बता रही हूँ कि आज रात तक आप ये करके सो गए एटलीस्ट। अदर सोर्सेस करना है, एचपी करना है, सैलरी करना है, टीडीएस टीसीएस डिडक्शन और रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो चैप्टर रहता है वो आपको करना है। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपको आज करके सोनी है, यानी कि 7 तारीख को। 8 तारीख को आपको क्या करना है, पीजीबीपी और बाकी जितनी भी सारे चैप्टर्स है वो सब आपको कल करना है। अब बात आती है कि जिन लोगों ने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा है वो क्या कर सकते हैं। आप लोगों का टारगेट है कि आज के दिन 7 तारीख तक आपको क्या करके सोना है, आपको करना है पूरा जीएसटी कंप्लीट करना है। आज आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, आईटीसी वाला, टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स अगर आपने कर लिए ना तो आसानी से 10 से 15 नंबर आपके यहीं पे स्कोर हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको पूरा जीएसटी के जो भी बाकी चैप्टर्स है वो आपको करना है, और आज कैसे भी कर कंप्लीट करना है 7 तारीख को। ठीक है, 8 तारीख को आपको क्या करना है, डीटी से स्टार्ट करना है। सीक्वेंस अगेन वही रहनी चाहिए जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताई है डीटी के लिए। ये क्या आपको पहले करना है और क्या आपको बाद में करना है, वही आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। बस फर्क इतना रहेगा कि अब आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, बट यही टाइम रहता है। अगर आपको लाइक ये जो डे था ये एक्स्ट्रा मिला था आपको, ठीक है, नॉर्मली सभी को 1.5 डेज ही मिलते हैं हमेशा, तो आपका पॉसिबल तो है डेफिनेटली क्रैक करना। ठीक है, तो अभी बिल्कुल लोड मत लो, कुछ नहीं भी हुआ है तो अब से स्टार्ट कर दो एटलीस्ट पढ़ना। देन नेक्स्ट क्या डाउट आता है कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स रहते हैं ना टेक्स्ट में, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि पेपर देखो मान के चलो तुम बड़ा आएगा, लेंदी आएगा पेपर और डिफिकल्ट भी आएगा। बहुत सारे बच्चों को हमेशा ये डिफिकल्ट लगता ही है, तो अपना एक माइंड प्रिपेयर करके चलो। डराने की कोई बात नहीं है ना डरने की कोई बात है, आपको अपना माइंड को प्रिपेयर करके चलना है कि पेपर टफ ही आने वाला है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपको वो 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो सारे अक्यूमुलेट करने और देखना है। हमेशा सबसे पहले जो है ना जीएसटी का पेपर देखना। ठीक है, जीएसटी का ईजी आता है। स्टार्टिंग में डीटी का देख लोगे डिमोटिवेशन लेवल हो जाएगा अब तुम्हारा एकदम, क्या कुछ आ नहीं रहा है, तो एकदम जीएसटी का जो है ना सबसे पहले वो देखना। जीएसटी का पेपर हमेशा सिंपल रहता है, और स्पेसिफिकली टैक्स के पेपर के साथ क्या होता है कि वो तुमको लिमिट्स वगैरह पूछेंगे। एमसीक्यूज की भी अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई लिमिट वगैरह पूछ ली कि 5000 के ऊपर ही होता है कि नीचे होता है, या फिर सेक्शन नंबर्स वगैरह कभी भी ज़्यादा एमसीक्यूज में नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना। और लिमिट्स वगैरह पूछेंगे तुमसे, डेज वगैरह पूछ सकते हैं कि कितने दिन में क्या कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ठीक है, एमसीक्यूज बहुत हाई लेवल के नहीं आते हैं। सिर्फ एमसीक्यू बुकलेट अगर रेफर कर लिया आपने आईसीआई की और आरटीपी देख लिया अपने नवंबर 22 अटेम्प्ट की तो सफिशिएंट है, तुमको आइडिया लग जाएगा क्या करना है कैसे करना है। बाकी तो एमसीक्यूज हो जाएंगे, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना तुमको अगर डीटी और आईडीटी की, तो एमसीक्यूज आराम से तुमसे बन जाएंगे। तो लिमिट का मैं बोल रही थी ना कि 5000 के जैसे ऊपर क्या करना है ये हमको पता है, नीचे क्या करना है ये हमको पता है, पर एग्जैक्ट 5000 पर क्या होगा ये हमको पता नहीं रहता है। ये 10,000 का एग्जाम्पल मैंने दिया है। ठीक है, तो तुमको ये पता होना चाहिए एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ो कि इससे पहले क्या, इसके पे क्या और इसके बाद पे क्या, क्योंकि वो तुमको कंफ्यूज करेंगे। वो एग्जैक्ट वही फिगर पूछेंगे कि 5000 पे क्या होगा, तो तुमको वो याद नहीं आता एग्जाम के टाइम पे। तो ये करने की कोशिश जरूर, लाइक इस पे बहुत अच्छे से वर्क करो अभी से ही। नेक्स्ट चीज रहती है कि यार हमको मतलब कैसे पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा, इतना सारा कोर्स है, पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, लर्न कैसे करें। तो पढ़ने की हमेशा देखो ये स्ट्रेटेजी रखना, एटलीस्ट डीटी की मैं बात कर रही हूँ। आईडीटी पूरा थ्योरी है तो हम उसमें हमको समझ आ जाता है कि कैसे क्या पढ़ना है, पर डीटी थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है साथ साथ में, तो उसको कैसे पढ़ना है। एग्जाम के एटलीस्ट 1.5 डेज पहले हमको क्या करना चाहिए कि जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें तुम एक एक प्रोविजंस को अभी लर्न करो। मतलब लर्न तो करे हुए पहले से रिवाइज करना शुरू कर दो। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी करनी है, मतलब हर कंसेप्ट का तुमको एक क्वेश्चन एटलीस्ट रिटर्न प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट है, तो उस नए कंसेप्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर एकदम ही लाइक नया टॉपिक है कोई, तो उसका क्वेश्चन तो तुमको रिटर्न प्रैक्टिस करके करना ही पड़ेगा ना। बाकी अगर छोटे छोटे एक दो चीज़ें तो हर क्वेश्चन में तुमको अलग मिलेगी ही सही, वो तुम देख सकते हो सिर्फ। बाकी अगर एकदम कोई नया टॉपिक आ रहा है तो वो तुमको रिटर्न प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और बाकी सारे प्रोविजंस को लर्न करना है, और जितने भी लेफ्ट आउट क्वेश्चन बचे उनको तुमको देखना है। ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पढ़ने की। नेक्स्ट आता है
कि हमको इसमें सेक्शन नंबर वगैरह प्रोविजंस वगैरह लर्न करने हैं कि नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं। तो मैं इसमें इतना बोलना चाहूँगी कि देखो, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना, जो भी रिपीटेटिव सेक्शंस है, जैसे गिफ्ट वाला हो गया या कैश पेमेंट वाला हो गया, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो रहती है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, तो वो उनके सेक्शन नंबर और प्रोविजंस तुमको एटलीस्ट याद रहने चाहिए। बाकी सबके करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट करके लाइक डीटी में तो बिल्कुल ही भी नहीं। आईडीटी में तुमको जितना लर्न रहे उतने ठीक है। फिर एग्जाम्शन वाला चैप्टर में हमको दिक्कत आती है कि कैसे क्या लर्न करें, एग्जैक्ट क्या सेक्शंस याद रखने, तो नहीं, तुमको बस ये तुम लिख देना वहाँ पे जाके कि एज पर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उसके हिसाब से फिर तुमको जो भी याद है वो तुम आगे लिख देना। अगर सेक्शन नंबर कोट नहीं भी करा तो परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बात आती है कि टेक्स्ट के पेपर में हम अधिकतर क्या गलती कर देते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं रहती है कि वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं हमको, और जितनी भी तुम कैलकुलेशंस कर रहे हो ना वो तुमको अपने फेयर वर्क में अच्छे से दिखानी है, क्योंकि वर्किंग नोट्स के नंबर रहते हैं। ये याद रखना कि अगर तुम वर्किंग नोट्स नहीं करो ना तो तुमको भले ही लग रहा है कि तुमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे, पर वहाँ पर तुमको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। हर स्टेप को बहुत अच्छे से दिखाना है, हर वर्किंग नोट को बहुत अच्छे से क्लियरली शो करना है। इसी से क्या होता है कि हमको मार्क्स रिकवरी करने में आसानी रहती है, क्योंकि तुमने एटलीस्ट जितना करा है ना, तुम हो सकता है तुम सब कुछ करके नहीं जा रहे हो, तुम जितना करके जा रहे हो तुम उसी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो। यानी कि अगर तुमने 40 नंबर का करा है तो तुम आसानी से 35 नंबर तक तो एटलीस्ट स्कोर कर सको। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियाँ रहती है जिनका हमको ध्यान रखना रहता है ना। उसके बाद बात आती है कि टेक्स्ट के पेपर में अधिकतर जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं हमेशा ही देखती हूँ कि हमारा बीच में लाइक ऐसा हो जाता है, एक टाइम क्या अब नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हर क्वेश्चन में। लाइक डीटी के पेपर में क्या होता है, मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा बहुत हुआ था कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना तो एक भी क्वेश्चन मेरे से पूरा बन ही नहीं रहा था। मतलब मेरी डीटी पे बहुत अच्छे से कमांड थी, पर फिर भी एग्जाम में पता नहीं क्या हो रहा था, क्वेश्चन मतलब पूरे सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे। तो उस टाइम पे डीमोटिवेशन बहुत रहता है कि यार ये तो देखा हुआ है तो भी नहीं बन रहा है, याद ही नहीं आ रही है। ऐसी चीज़ें आपके साथ एग्जाम के बीच में हो सकती है। तो उस टाइम के लिए आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार इतना मेरे को एटलीस्ट आता है, भले ही आपको बीच की स्टेप आती है, स्टार्टिंग और लास्ट की नहीं आती, तो वो बीच की स्टेप भी लिख कर आओ, पर लिख कर आओ। जैसे टोटल इनकम का कोई क्वेश्चन हुआ तो टोटल इनकम में अगर हमने 5 हेड्स नहीं करे हैं पूरे, सिर्फ 3 या 4 हेड्स ही करे, तो आपको जितना आता है, या तो फिर हमको एग्जाम्शन आता है उसमें डिडक्शन वाला पोर्शन आता है। तो कहने का मतलब बस ये है कि जितना आता है ना उतना करके आओ, क्योंकि स्टेप मार्किंग डेफिनेटली रहती है। हर स्टेप के आईसीआई के सजेस्टेड सॉल्यूशंस में प्रॉपर नंबर लिखे हुए रहते हैं कि इसके इतने इसके इतने, तो आप लिख कर आओगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और हर जगह आपको ये छोटे छोटे मार्क्स करके एग्रीगेट में आपके 40 आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो कि जब कुछ समझ नहीं आया ना कि पेपर में और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तब जो क्या करना, एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना उस टाइम पर। तो एमसीक्यूज से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एमसीक्यूज इतने टफ नहीं आते हैं, और एमसीक्यूज बन जाएंगे ना तुमसे तो तुमको फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो चीज़ें आती जाए वो करते रहना साथों साथ। ठीक है, उसके बाद आईडीटी का पेपर अलग आएगा, डीटी का पेपर अलग आएगा, तो एक टाइम पर एक पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं हो कि बार बार तुम स्विच कर रहे हो, उसमें इधर का क्वेश्चन अगर उधर लिखा गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले अगर आईडीटी का कर रहे हो तो आईडीटी का करो, और फिर डीटी का कर रहे हो तो डीटी का करो, बार बार इधर उधर स्विच नहीं करना है पेपर्स को। उसके बाद क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है वो बदल सकती है, लेकिन सब क्वेश्चंस लाइक जो सब हमारे पार्ट्स रहते हैं क्वेश्चंस के, उनकी सीक्वेंस लाइक नहीं बदलनी चाहिए। उसके लिए आप पेज छोड़ो अच्छा खासा, और अगर पेज बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कट करके आ जाओ, एक लाइन लग करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में ऊपर से ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है। अगर ऐसा हो रहा है कि एक क्वेश्चन में 10 बार, हमको ऐसा नहीं करना है कि काटा फिर कुछ लिखा फिर काटा फिर उस जगह पे लिखा, ऐसा नहीं करना है। पहले सोच लो और फिर उसको पेपर पे उतारो, तो ये गलतियां नहीं होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से टेक्स्ट के पेपर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हो सकते थे मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी है। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर